हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य एजुकेयर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केपलर के नियम। केपलर के नियम आज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे साइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट इसका वीडियो क्यों वापस बना रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो जो वीडियो है वो पीपीटी से बनाया हुआ है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। और केपलर के नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग आज क्या करेंगे, फिर से ये तीनों नियम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, डायग्राम से समझेंगे एक्चुअली में केपलर के नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड समझते हैं कि एक्चुअल में केपलर का नियम क्या है, और फिर समझेंगे कि नियम में क्या बोला है। ठीक है, पहले बैकग्राउंड। ओके, तो पहले समझते हैं दीर्घवृत्ताकार क्या होता है। दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या? अगर हम लोग कोण जो होता है, ठीक है, कोण जैसा हमारे बर्थडे की टोपी होती है, वो अगर हम लोग उसको ऐसे तिरछा काटते हैं, ठीक है, ऐसे तिरछा काटेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा आकार मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ आकार मिलता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, या दीर्घवृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स की क्या खास है? नॉर्मल वृत्त से ये कैसे अलग होता है? एलिप्स के दो केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? एलिप्स के दो केंद्रक होते हैं, दीर्घवृत्त के दो केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये है दीर्घवृत्त। अब हम लोग समझते हैं केपलर का पहला नियम। केपलर का पहला नियम क्या कहता है? केपलर का पहला नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। और सूर्य इन दोनों में से किसी एक केंद्रक पर स्थित होता है। तो ग्रह की परिभ्रमण करने वाली कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है, तथा सूर्य किसी एक केंद्र पर स्थित होता है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, केपलर का पहला नियम। अब हम लोग समझेंगे दूसरे नियम के बारे में। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त। हम लोग मान लेते हैं हमारा सूर्य यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सूर्य स्थित है। मान लेते हैं कि पहली बार 5 दिनों में यहाँ पर जब हमारा ग्रह था, यहाँ से 5 दिनों में हमारा ग्रह कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया 5 दिनों में। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा ग्रह था, तब यहाँ से इस ग्रह को यहाँ पर आने में कितने दिन लगे? 5 दिन लगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन को मानते हैं। जब ग्रह हमारा यहाँ पर था इस जगह पर, तब उसको यहाँ से यहाँ पर आने में कितने लगे? 5 दिन। मतलब यहाँ से यहाँ पर मूव करने में भी कितने लगे? 5 दिन। यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए भी कितने लगे? 5 दिन। और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए भी कितना लगा? 5 दिन। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो चाप का माप है, ठीक है, अगर ये दीर्घवृत्त का हम लोग चाप निकालेंगे तो ये जो चाप है वो, ये चाप है वो, और ये चाप है वो, ये तीनों का माप क्या है? अलग अलग है। ऐसा क्यों है? जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसकी गति क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो दूर जाता है उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये कैसे पता चला हम लोगों को? केपलर के दूसरे नियम के माध्यम से। अच्छा, केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है? केपलर का दूसरा नियम कहता है सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। क्या है इसका मतलब? थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। पहले मैं यहाँ पर ये लाइंस बना दूँ। ठीक है, सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली रेखा क्या करेगी? धीरे धीरे ऐसे खसकेगी, और वो जितनी जगह को व्याप्त करेगी, ठीक है, वो रेखा जितनी जगह को व्याप्त करेगी उसका क्षेत्रफल, अगर ये जो समय है वो बराबर है तो क्या होगा? समान होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ पर ये ग्रह 5 दिन में गया है, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो, अगर ग्रह यहाँ से यहाँ पर भी 5 दिन में गया तो ये क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। अब यहाँ पर भी 5 दिन में गया है तो ये तीनों क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। ये आकार थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु ये जो क्षेत्रफल होगा उसका वो क्या होगा? समान होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केपलर का दूसरा नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है? तो तीसरे नियम को मैंने ऐसे याद कर रखा है, टी स्क्वायर
और डी क्यूब। मतलब क्या है इसका? मतलब समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टी का मतलब क्या? परिभ्रमण काल। टी का मतलब क्या? परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल मतलब ये जो ग्रह है, ठीक है, उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिभ्रमण काल। ठीक है, ये परिभ्रमण काल का वर्ग ये किसके समानुपाती होता है? ये समानुपाती होता है सूर्य से उस ग्रह के बीच की औसत दूरी के। ठीक है, किसके? सूर्य से उस ग्रह के बीच की औसत दूरी के घन से समानुपाती होता है। ठीक है, औसत दूरी क्यों निकाल रहे हैं? नॉर्मल दूरी भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये जो सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी है वो हमेशा समान है क्या? देखो यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो गई है। बराबर, मतलब यहाँ सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी समान नहीं है, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? ये सारी दूरियों का एक औसत दूरी निकाल लेते हैं और उसको हम लोग औसत दूरी कहते हैं। वापस से समझते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना ग्रह को समय लगता है वो परिभ्रमण काल का वर्ग, ये किसके समानुपाती होता है? सूर्य से उस ग्रह के बीच की औसत दूरी के घन से समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, परिभ्रमण काल का वर्ग ये किसके समानुपाती होगा? सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, और समानुपात हटाया इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक स्थिरांक। यहाँ पर हम लोग कौन से स्थिरांक का यूज़ कर रहे हैं? के। ठीक है, के क्या है? हमारा स्थिरांक। ठीक है, के क्या है? हमारा स्थिरांक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये के और डी एक दूसरे से गुणा में है। ठीक है, इन दोनों का गुणा हुआ है, तो ये जो डी है वो इस साइड जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? टी स्क्वायर बटा डी क्यूब बराबर के। मतलब ये जो स्थिरांक का मान है वो कितना होगा? परिभ्रमण काल का वर्ग बटे औसत दूरी का घन। यानी इससे क्या समझ में आता है? हम लोग किसी भी ग्रह के बारे में बात करें जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके परिभ्रमण काल का वर्ग और उसकी औसत दूरी के घन का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ग्रह कोई भी रहने दो, ये अनुपात क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों नियम एक एक करके पढ़े। पहले पढ़ा केपलर का पहला नियम, दूसरा और तीसरा। दोस्तों ये जो तीनों नियम है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई ऐसे टॉपिक में डाउट है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, शाब्दिक प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर हम लोग जो लाइव करेंगे उसमें बताओ, हम लोग उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।